नमस्कार साथियों, हम लोगों ने क्लास 12th के केमिस्ट्री का लगभग सिलेबस ख़त्म कर चुका है। बस सिर्फ 2 चैप्टर बच गए थे, एक बहुलक और एक दैनिक जीवन में रसायन। तो आज हम लोग बहुलक को समझने वाले हैं अच्छे तरीके से। ये बहुलक का 2 एपिसोड आप लोग को मिलेगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना चाहता हूँ, इस वजह से 2 एपिसोड में, ये बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए इसको 2 एपिसोड में ही ख़त्म कर देंगे। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी स्पेशल, हम जो बेस रखे हुए हैं वो एनसीईआरटी के आधार पर ही रखे हुए हैं। ये आपका पहला क्लास होगा, यानी फर्स्ट एपिसोड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका बहुलक। ये जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ये क्या है? आपका बहुलक दिख रहा होगा बहुलक। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पॉलीमर, पॉलीथीन, पॉलीविनाइलिन क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन, इधर टायर, पेंट, रबर, पेन, प्लास्टिक, पाइप, कप, ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं, इन सभी में किसका प्रयोग होता है? बहुलक का। बहुलक, बहुलक का मतलब होता है, बहु मतलब बहुत सारा। देख पा रहे होंगे, बहुलक मतलब, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, और लक, लक का मतलब आप लॉक से समझ सकते हैं। लक मतलब क्या? लॉक। बहुत सारे अणु एक साथ अगर लॉक हो जाए या फिर एक श्रृंखला बना ले, उसी को क्या बोला जाता है? तो बहुलक बोला जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। किसी को कोई दिक्कत? तो आम जीवन में भी बहुलक का होना बहुत आवश्यक है। हमारे जीवन में बहुत सारा ऐसी वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन के काम में आती हैं, उसमें किसका प्रयोग होता है? बहुलक का। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला है बहुलकों का वर्गीकरण। सबसे पहला बहुलकों का वर्गीकरण, आप देख पा रहे होंगे बहुलकों का वर्गीकरण किसके आधार पे? तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे। स्रोत या उत्पत्ति कहने का मतलब है कि बहुलक हमको मिलता कहाँ से है? बहुलक आखिर हमें मिलता कहाँ से है? तो बहुलक स्रोत, उत्पत्ति कहाँ से होता है इसका? आखिर इसको मिलने का स्रोत क्या है? स्रोत के आधार पे जब बहुलक को हम देखेंगे तो स्रोत के आधार पे बहुलक 3 प्रकार के होता है। पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक, तीसरा संश्लेषित बहुलक। ये 3 प्रकार के बहुलक होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब पहला प्राकृतिक बहुलक अगर देखते हैं तो प्रकृति से प्राप्त बहुलक, किससे प्राप्त? प्रकृति से प्राप्त बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। प्रकृति से प्राप्त बहुलक को क्या कहेंगे? प्रकृति बहुलक। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, कुछ रेजिन, रबर, न्यूक्लिक अम्ल, प्रकृति इत्यादि, रबर भी है। तो ये सब कैसे बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। उसके बाद आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक किसको कहते हैं? तो वैसे बहुलक जो प्राकृतिक बहुलकों के रासायनिक रूप में परिवर्तन करके प्राप्त होता है। कहा यह जा रहा है कि अगर हमको प्राकृतिक रूप से हमको बहुलक मिला और उस बहुलक में थोड़ा मोड़ा अगर हम चेंज कर दिए, उसके रासायनिक रूप को हम थोड़ा सा चेंज कर दिए, मान लीजिए उसको हम थोड़ा सा गर्म कर दिए या थोड़ा ठंडा कर दिए, तो उसके आंतरिक संरचना में थोड़ा सा अगर हम बदलाव कर देते हैं तो वो कहलाएगा अर्ध संश्लेषित बहुलक। क्या कहलाएगा? अर्ध संश्लेषित बहुलक। ये आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाएगा वो। जैसे हो सेलुलोज हो गया, एसीटेट, रेयन। रेयन किसको बोलते हैं? एसीटेट को ही क्या बोला जाता है? रेयन बोला जाता है। सेलुलोज, नाइट्रेट इत्यादि, ये सब कैसे बहुलक है? तो अर्ध संश्लेषित बहुलक है। ये सब खुदरा खुदरी क्वेश्चन आप लोग को आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि निम्न में से कौन अर्ध संश्लेषित है, कौन प्राकृतिक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक किसको कहते हैं?
वह बहुलक जो कृत्रिम रूप से प्राप्त होता है, जैसे प्राकृतिक रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से। पॉलीथीन, ये हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं पॉलीथीन का। दुकान में सामान लाने जाते हैं तो वो भी पॉलीथीन में ही मिलता है, और कोई सामान उमान के काम में हमारे जीवन में पॉलीथीन बहुत आवश्यक है। तो ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होता है, ये हमें फैक्ट्री में या कारखाने में बनता है। नायलॉन 6 हो गया, पॉलीवेनिलीन हो गया, ब्यूनाइस, ये रबर की है, ये रबर है ब्यूनाइस, एक प्रकार के बहुलक है, सॉरी, आदि। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा बहुलकों का वर्गीकरण उत्पत्ति और स्रोत के आधार पे कैसे होते हैं। कितने प्रकार के हैं उत्पत्ति के आधार पे बहुलक? तो 3, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं अब संरचना के आधार पे। किसके आधार पे? संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे सबसे पहले ये समझिए बहुलक क्या? बहुलक, 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 बहु 2 शब्द से मिलकर के बना है, आप देख पा रहे होंगे, बहु और लक। बहुत सारा, तो बहुत सारा कौन सा चीज? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह से बहुत सारा क्या? तो बहुत सारा मोनोमर। मोनोमर को कहते हैं एकलक। मोनोमर को क्या कहेंगे? एकलक कहेंगे। तो बहुत सारे एकलक मिलकर के क्या बनते हैं? तो बहुलक बनते हैं। बहुत सारे एकलक मिलकर के क्या बनेगा? बहुलक। तो एकलक अगर मिल रहा है तो एकलक मिलने का हो सकता है वो एक माला की तरह सीधी लाइन में मिल जाए, तो इसको बोलेंगे लीनियर पॉलीमर चेन या फिर रैखिक पॉलीमर श्रृंखला। उसी तरह से अगर वो शाखा के रूप में जुड़ जाए तो उसको कहेंगे ब्रांच्ड पॉलीमर चेन, शाखित बहुलक श्रृंखला। और अगर बहुत सारे चेन भी हैं और बहुत सारे शाखा भी हैं तो उसको बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड। उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस लिंक्ड। ये संरचना के आधार पे बहुलक के भेद हुए। एक पॉइंट है, बहुलक बहुत सारे एकलक से मिलकर के बनता है। बहुलक किससे मिलकर के बनता है? तो बहुत सारे एकलक से मिलकर बनता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अब है बहुलक को बनाने की प्रक्रिया। देखिएगा ध्यान से, क्या है? बहुलक को बनाने की प्रक्रिया बहुलीकरण या बहुलकन कहलाती है। जैसे हम लोग तो जनरली यही कहते हैं कि बहुलीकरण, अगर बहुलक बना रहे हैं तो बहुलीकरण, लेकिन एनसीईआरटी बुक बोलता है कि बहुलकन बोलेंगे उसको, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुलकन के प्रकार यानी बहुलक बनाने के प्रकार। तो बहुलक बनाने के प्रकार, बहुलक बनाने के प्रकार 2 हैं, जैसे एक योगात्मक रूप से और एक संघनन रूप से। तो योगात्मक हम लोग पहला पढ़ते हैं, योगात्मक बहुलकन अथवा श्रृंखला वृद्धि बहुलकन। ध्यान रखिएगा, इसको श्रृंखला वृद्धि बहुलकन भी बोलते हैं। ठीक है। योगात्मक बहुलकन में पहला है योगात्मक बहुलकन की क्रियाविधि। नीचे आप लोग एक इमेज देख पा रहे होंगे, ये हमने एनसीईआरटी से ही लिया है। योगात्मक बहुलक की क्रियाविधि, सबसे पहला जो योगात्मक बहुलक की क्रियाविधि है वो 3 पदों में पूरा होता है। आप देख पा रहे होंगे ये बेंजोइल परऑक्साइड है। क्या है? किसकी संरचना है? बेंजोइल परऑक्साइड की। यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और दोनों तरफ एक एक लोन पेयर आएगा, तो 2C6H5 बन गया। इसके ऊपर लोन पेयर आप लोग दिख पा रहे हैं, लोन पेयर नहीं सॉरी, मुक्त मूलक आ गया, फ्री रेडिकल। अब ये फेनिल मूलक जो बना, मुक्त मूलक जो बन गया, ये क्या करेगा? अब इससे इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका नाम एथीन है। सिंगल बॉन्ड रहता तो इथेन रहता, डबल है इसलिए इथीन है। तो ये इथीन के साथ जाकर के क्या हो गया? जुड़ गया। तो इथीन के साथ जाकर के जुड़ गया। अब इथीन का जो डबल बॉन्ड था उसको जाकर के तोड़ दिया ये,
तो इस पर आ गया मुक्त मूलक। क्या आ गया? मुक्त मूलक। अब श्रृंखला चरण पद, अब अंतिम पद में क्या होता है कि ये जो मुक्त मूलक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये मुक्त मूलक दूसरे एथीन के पास जाकर के जुड़ जाता है, उस पर फ्री रेडिकल बना देता है। फिर इसी तरह से बहुत सारे N, देख पा रहे होंगे यहाँ पर N है, यानी बहुत सारा अणु आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं और ये जो मुक्त मूलक बना हुआ है आगे देख पा रहे होंगे, ये फिर इसके अगले से जुड़ेगा, फिर अगला मुक्त मूलक उसके अगले से जुड़ेगा, फिर अगला मुक्त मूलक उसके अगले से जुड़ेगा, मतलब इस तरह से एक चेन का निर्माण होता है। श्रृंखला समापन पद, अंत में जो श्रृंखला बनने लगता है, दीर्घ श्रृंखला के समापन के लिए ये मुक्त मूलक विभिन्न प्रकार से संयोजित होते हैं। मतलब ये सीधे भी जुड़ सकता है, शाखा के रूप में भी जुड़ सकता है, क्रॉस लिंक के रूप में भी जुड़ सकता है, और क्या बनाते हैं तो पॉलीथीन बनाते हैं। अब पॉलीथीन क्यों बनाते हैं? क्योंकि किसके साथ जुड़ा है? एथीन के साथ। तो बहुत सारा एथीन अगर जुड़ जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे? पॉलीथीन। पॉली प्लस एथीन, आप देख पा रहे होंगे, लिख सकते हैं पॉली प्लस एथीन, पॉली प्लस एथीन। पॉली प्लस एथीन अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? पॉलीथीन मिलेगा। देख पा रहे होंगे ये पॉलीथीन, ये क्या है? तो एथीन ही तो है। देखिए इधर एक एथीन, फिर यहाँ एक एथीन, मतलब इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीथीन बनेगा। ये आपके पॉलीथीन का हुआ संरचना या बहुलक। अब आगे होता है एक समबहुलक और सहबहुलक। समबहुलक किसको बोलते हैं? समबहुलक किसको बोलते हैं? तो वह बहुलक जो एक ही प्रकार के एकलक से बने होते हैं। जैसे समान समान एकलक अगर जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? समबहुलक। जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन में बहुत सारा एथीन, तो एथीन जो होता है, एथीन एथीन एक ही प्रकार के एथीन होते हैं, एक ही प्रकार के बहुत सारे एथीन होते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं, तो पॉलीथीन होता है समबहुलक। सहबहुलक किसको बोलते हैं? तो वह बहुलक जो दो या दो से अधिक एकलक के संयोग से बने हो। जैसे ये भिन्न भिन्न अगर एकलक है, कोई एथीन हो गया, कोई ब्यूटीन हो गया, इस तरह से अलग अलग प्रकार के अगर एकलक होंगे तो उसको बोलेंगे सहबहुलक। क्या बोला जाएगा? सहबहुलक बोलेंगे उसको। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। वह बहुलक जो दो या दो से अधिक एकलक के संयोग से बने हो, जैसे ब्यूना एस है, वहाँ पॉलीथीन था। आप नीचे देख पा रहे होंगे ब्यूना एस की संरचना। देखिए ब्यूना एस जो है वो ब्यूटा 1,3-डाइन, किससे? ब्यूटा 1,3-डाइन और स्टाइरीन के संयोग से बनता है। ये दोनों अलग अलग एकलक हो गया, देख पा रहे होंगे आप लोग, और क्या बना? ब्यूटाडाइन स्टाइरीन सहबहुलक। इसी को बोला जाता है ब्यूना एस। एस का मतलब है सहबहुलक। अब ब्यूना, ब्यूना का मतलब है ब्यू, यहाँ से ब्यू ले लिया गया है और स्टाइरीन से न ले लिया गया है, तो ब्यूना, और सहबहुलक है तो एस। सहबहुलक है इसलिए क्या है? एस है। अब कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलक देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण योगज बहुलक में पहला है पॉलीथीन, जो आप ऊपर हम लोग पढ़े हैं। इथीन के बहुत सारे अणु मिलकर पॉलीथीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलीथीन बनाते हैं। इसकी संरचना लंबी, रैखिक तथा कम श्रृंखला वाली होती है, मतलब श्रृंखला इसमें कम होता है, शाखा कम होता है। इसे गर्म करके मृदुल, ठंडा करके कठोर बना सकते हैं। अगर गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाएगा, ठंडा करेंगे तो कठोर हो जाएगा। जैसे आप लोग ठंड के मौसम में देखते होंगे कि प्लास्टिक जो है एकदम टाइट हो जाता है, पाइप वाइप, और गर्मी के दिन में मुलायम रहता है, इस तरह से। अतः ये ताप सुदृढ़ बहुलक है। अगर इसको ताप मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा? मृदुल हो जाएगा, ये गर्मी के मौसम में मुलायम रहेगा, सुदृढ़ बहुलक है। पॉलीथीन जो होता है, अब आगे पॉलीथीन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। पॉलीथीन जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक अल्प घनत्व का और एक उच्च घनत्व का। देख पा रहे होंगे
अल्प घनत्व लो डेंसिटी पॉलीथीन, क्या अल्प को क्या बोलेंगे, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, एलडीपी बोलेंगे। उच्च घनत्व पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HIGH, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो HDP बोलेंगे, इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, HDP। लो डेंसिटी पॉलीथीन किसको, वह प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर पिघल जाए, क्या हो जाए, पिघल जाए, तथा उससे अन्य उत्पाद बना सके। जैसे आप लोग देखते होंगे गांव में चेयर वगैरह टूटा हुआ प्लास्टिक ये सब खरीदने वाले आते हैं, डब्बा उब्बा प्लास्टिक का जो होता है वो सब खरीदने के लिए आते हैं, तो वो लोग ले जाकर क्या करते हैं, वो जो चेयर जो होता है प्लास्टिक का वो लो डेंसिटी पॉलीथीन का बना होता है, उसको गला करके पिघला करके फिर से उसको दूसरा आकार में बनाया जा सकता है। इसे थर्मोप्लास्टिक भी कहा जाता है। लो डेंसिटी पॉलीथीन को क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ये रेखीय तथा ताप सुघट्य होते हैं। ताप सुघट्य, यहाँ जो सुघट्य शब्द है, सुघट्य का मतलब है अगर आप उसको ताप दीजिएगा तो वो अपने घटकों में टूट जाएगा, यानी गल जाएगा। इसमें अंतराणविक आवंत के रूप में दुर्बल वांडर वाल्वल होते हैं। और ये गलता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दुर्बल वांडर वाल्वल होता है। कैसा होता है, दुर्बल वांडर वाल्वल, जिसे गर्म करने पर मुलायम होकर आसानी से पिघल जाते हैं। इससे कई प्रकार के उत्पाद बना सकते हैं, जैसे पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी। आप लोग वायरिंग ये सब में जो पाइप लगता है उस पर पीवीसी लिखा होता है, तो वो पीवीसी भी बना सकते हैं, टेरिलीन इत्यादि। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, वह प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर आसानी से नहीं पिघलता। ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है ये गर्म करके आसानी से नहीं पिघलता है, जिसको हम लोग आम भाषा में फाइबर के नाम से भी जानते हैं। केवल वो फाइबर का है, जैसे स्विच वगैरह हो गया, ये सब फाइबर का ही बनता है। तो हाई डेंसिटी एक तरह से पॉलीथीन ही होता है, लेकिन हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। जो कबाड़ वाले आते हैं वो जल्दी नहीं खरीदते हैं, ये वाला नहीं लेते हैं, क्योंकि ये हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है। इसको गर्म करना आसान नहीं होता है, पिघलाना आसान नहीं होता है, इसलिए इसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी कहा जाता है। यह क्रॉस बंधित तथा ताप दृढ़ होता है। ये कैसा होता है, ताप दृढ़, ये ताप ले लेगा लेकिन पिघलेगा ही नहीं। यह रासायनिक क्रॉसबंध होने के कारण अगलनीय होता है। कैसा होता है, अगलनीय होता है। जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है HDP, वो अगलनीय हो जाते हैं तथा पिघलते नहीं है। इसे पिघलाने के लिए जिगलर नाटा उत्प्रेरक को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है, जिगलर नाटा। ये एक प्रकार का उत्प्रेरक होता है, जिगलर नाम जो है ये वैज्ञानिक के नाम पर है। इसका उपयोग बाल्टियों, बाल्टी जो आता है प्लास्टिक का, कूड़ादान, बोतल, पाइप, इन सभी के निर्माण में होता है। किसका प्रयोग, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी HDP का। उदाहरण के रूप में फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ग्लिप्टल आदि। आगे इन सभी के बारे में पढ़ना है हम लोग को, ग्लिप्टल, रेजिन, ये सब। जैसे आगे दूसरा है, पहला हम लोग कुछ महत्वपूर्ण योगज अभिक्रिया में पहला देखे थे पॉलीथीन, और दूसरा है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, इसको टेफ्लॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेफ्लॉन। इसे उच्च दाब पर टेट्राफ्लोरोएथीन के साथ या पर सल्फेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करके प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, तो टेट्राफ्लोरोएथीन के साथ गर्म करके प्राप्त करेंगे, उत्प्रेरक इसमें मिलाएंगे, और उच्च दाब, दाब कैसा होना चाहिए, उच्च, तो अब हमको क्या मिलेगा, टेफ्लॉन मिलेगा। ये रहा आपका टेफ्लॉन का संरचना। और N यानी बहुत सारा इस प्रकार की संरचना मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे, टेफ्लॉन। इसे अधिक गर्म होने वाली वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे कुकर का हैंडल। कुकर के हैंडल में ब्लैक कलर का एक देखते होंगे, वो क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। ये जो होता है ये ताप को, ये गर्म वस्तु में लगाया जाता है, क्योंकि वो ताप को, वो जल्दी गर्म नहीं होता है टेफ्लॉन। ये न गर्म होगा न गलेगा, मतलब बहुत हार्ड होता है।
इसलिए हैंडल में उसका प्रयोग किया जाता है। अगला है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ये भी एक प्रकार का बहुलक है। एक्रिलोनाइट्राइल को परऑक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? परऑक्साइड की उपस्थिति में योगज बहुलकन से इसको प्राप्त करते हैं। परऑक्साइड की उपस्थिति में इसको क्या किया जाता है? योग किया जाता है। इसका उपयोग ऊन के प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जैसे ऑर्लॉन अथवा एक्रिल बनाने में किया जाता है। जैसे आजकल ऐसे ऐसे कपड़े भी आ गए हैं जो एकदम पतला होता है लेकिन गर्मी खूब देता है, तो वो सब जो है वो आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है, और यही सब एक्रिल ऑर्लॉन यही सब का वो बहुलक होता है। ठीक है, जो बहुत सारे सस्ते भी होते हैं। अब कोई कहता है कि नहीं, जैसे अफ्रीका ये सब में भेड़ के ऊन, कितना भेड़ है जी, उससे कितना पूर्ति होगा, और इतना सस्ता मिलता है। तो यही आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है बहुलक, जैसे कंबल वगैरह ये सब मिलता है। एक्रिलोनाइट्राइल, ये रहा आपका एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र, देख पा रहे होंगे। ये क्या है? एक्रिलोनाइट्राइल है। एक्रिलोनाइट्राइल संरचना देख लीजिए उसका। बहुलकन, इसको क्या करेंगे? बहुत सारा एक्रिलोनाइट्राइल रहेगा, उसको परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में उसको जोड़ेंगे, योगज अभिक्रिया होगा तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एक्रिलोनाइट्राइल को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पॉली। अब जैसे इसमें पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, तो ये एक प्रकार का कैसा बहुलक है? तो सम बहुलक है। समान एक्रिलोनाइट्राइल बहुत सारा है तो पॉली, तो सम बहुलक। सम बहुलक को ध्यान में रखने का एक ट्रिक भी हो सकता है कि जिस बहुलक के पहले अगर पॉली शब्द लगा हुआ है, यानी कि वो कैसा बहुलक है? सम बहुलक है। कैसा बहुलक होगा? सम बहुलक। अगर पॉली शब्द लगा हुआ है तो सम बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब है संघनन बहुलक अथवा पदसम वृद्धि बहुलक। संघनन बहुलक को हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। संघनन बहुलक से हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को आगे की ओर समझाएंगे। हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी बहुत सारा है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम रिवाइज करते रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए अपने सभी जो भी इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं इंटर के, उन सभी को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में हम इतना ही बोलेंगे, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में। थैंक यू।